दोबारा पढ़ता हूँ। हाँ, तो हम कहाँ पर थे? यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। शुरू से। बारिश टपकती है तेरी हंसी होठों से, क्या बात है, कितना भी छतरी लगाऊं भीग जाता हूँ। वाह जी। बारिश टपकती है तेरी हंसी होठों से, कितना भी छतरी लगाऊं भीग जाता हूँ। और खेत की मेड़ की तरह टूट जाती हैं दीवारें, खेत की मेड़ की तरह टूट जाती हैं दीवारें। पानी जमी पर बिखर जाता है और फिर उगाते हैं अंकुर मेरी जमी पर। क्या बात है। और फिर उगाते हैं अंकुर मेरी जमी पर, खुशबू से भरे खत की तरह एक कस्तूरी बनकर महकने लगते हैं मुझ में। खुशबू से भरे खत की तरह एक कस्तूरी बनकर महकने लगी है तो मुझ में। मैं खामोश रहूं या तुझसे कुछ कहूं, मैं खामोश रहूं या तुझसे कुछ कहूं। समंदर के झागों में रहूं या कंक्रीट की मीनारों में रहूं, तू मेरी हद है जहां तक तू है। तू मेरी हद है जहां तक तू है। मेरे शहर भी मेरा मंजिल भी तू है, मेरा शहर भी मेरी मंजिल भी तू है। मेरी नदी भी तू है, किनारा भी तू है। मेरे अंदर का तूफान न कभी तोड़ दे, दीवारों को डरता हूँ। मेरे अंदर का तूफान न कभी तोड़ दे दीवारों को, डरता हूँ। संभल कर चलते चलते कभी हवाओं के संग बिखर जाऊं। संभल कर चलते चलते ना कभी तोड़ दे दीवारों को, मेरे अंदर का तूफान ना कभी तोड़ दे दीवारों को, डरता हूँ। संभल कर चलते चलते कभी हवाओं के संग बिखर जाऊं, बस एक पल जी लेने दे मुझे। कभी हवाओं के संग बिखर जाऊं, बस एक पल जी लेने दे मुझे। यह ख्वाहिश है सदियों से कि फना होने से पहले, ये ख्वाहिश है सदियों से कि फना होने से पहले तुझ में एक पल ठहर जाऊं। वाह जी, तुझ में एक पल ठहर जाऊं। बारिश ही टपकती है तेरी हंसी होठों से, कितना भी छतरी लगाऊं भीग जाता हूं। कितना भी छतरी, मतलब मैं कितना भी बचूं कि तुझसे प्यार ना करूं, लेकिन तेरी बारिश जो है, तेरे प्यार की इश्क की बारिश जो है, उसमें मैं भीग जाता हूँ। क्योंकि प्रकृति हर जगह है, उसका स्वरूप हर जगह, उससे बच ही नहीं सकते। वैसे भी हम छतरी लगा के चले तो भी भीग जाते हैं, थोड़ा बहुत भीगते रहते हैं। ऐसे तेरे प्यार की बारिश है, मैं कितना भी बच के चलूं, कितना भी संभल के चलूं, जब वो प्यार की बारिश आती है तो मैं उसमें मैं भीग जाता हूँ। बिल्कुल, ये एक छोटी सी कविता है। बहुत बड़ी जी, बहुत बड़ी, बहुत सुंदर सा रचना। चलिए अब आते हैं कुछ और आगे, इस वार्तालाप को बढ़ाते हैं। अब इसी में कुछ आगे बढ़कर मैं आपसे कुछ एक आध प्रश्न मेरे दिमाग में आ रहे हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मंच पर या कला प्रदर्शनियों में अपने क्षेत्र में उच्च श्रेणी के प्रस्तुतिकरण में आपने क्या क्या विशेष उपलब्धियां अब तक हासिल की हैं? मैं कविता के क्षेत्र में तो मेरी एक किताब निकली है, सिलसिले ख़ात तक, और इसमें मेरी करीब 148 कविताएं हैं। तो ये किताब मेरी अभी पब्लिश हुई है एक, और कुछ और कविताएं भी अभी पब्लिकेशन के उसमें हैं, प्रोसेस में हैं। तो मुझे उम्मीद है कि वो पब्लिश हो जाएंगी। तो और पेंटिंग में करता रहता हूँ, और पेंटिंग के मैं अब तक 42 एग्जीबिशन लगा चुका हूँ इंडिया में। क्या कुछ 49 एग्जीबिशन, ग्रुप शो भी लगा चुका हूँ, अब्रॉड में भी और इंडिया में। और क्योंकि मैं वॉश पेंटिंग मुझे एक कविता जैसी लगती है, तो मैं शुरू से वॉश पेंटिंग बहुत करता था। तो मुझे वॉश पेंटिंग में संस्कार भारती जयपुर की तरफ से एक नेशनल अवार्ड मिला है। क्या बात है। वॉश पेंटिंग में, क्योंकि वॉश पेंटिंग एक ऐसी विधा है जो बहुत कम आर्टिस्ट लोग करते हैं। अच्छा। हाँ, और वो लुप्त प्राय है। अच्छा। वो उसे करने वाले भी बहुत कम बचे हुए हैं। अच्छा। या तो और मुझे फिर स्कल्पचर करता हूँ, तो स्कल्पचर में मैंने स्कल्पचर की सीखा नहीं, करते 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 भगवान ने मुझे दे दिया वो गुण, तो मैं बनाने लगा स्कल्पचर। ठीक। उसमें मुझे स्टेट अवार्ड मिला है यूपी। क्या बात है। मैं अभी आपसे यही इसी में आगे बढ़कर यही प्रश्न पूछने वाला था कि कौन कौन से पुरस्कार आपने इसमें प्राप्त किए। ये थोड़ा बहुत मिलते रहते हैं। और इसके अलावा कई जगह ब्रजश्री का भी मुझे अवार्ड मिला है। अच्छा। ब्रज क्षेत्र में एक मिलता है ब्रज के लिए। और
स्कल्पचर में तो स्टेट अवार्ड मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा कई जगह कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ मैं लेक्चर देने के लिए जाता हूँ, कॉलेजेस वगैरह में। वो भी बहुत अच्छा वो है, वहाँ भी मेरे लेक्चर होते हैं फोटोग्राफी के ऊपर भी और पेंटिंग के ऊपर भी। तो साथ साथ हाँ, मैं मंच के कवि नहीं हूँ। अच्छा। मंच पे कविताएं नहीं पढ़ता। अच्छा। खाली लिखता हूँ, लिखता रहता हूँ। ठीक है। और करीब करीब लेखन रोज ही जैसे पेंटिंग रोज चलती है, ऐसे लेखन भी साथ साथ रोज चलता रहता है। जैसे विचार उमड़ते हैं अंदर बिल्कुल, से साथ साथ वो उसके आपके कविता के रूप में बाहर आ जाते तो हैं। मैंने 42 एग्जीबिशन लगाई हैं और अच्छा। और कविताएं भी लिखी हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो मैं पेंटिंग में बनाता हूँ वही कविता में होता है। अच्छा। जो मैं महसूस करता हूँ वो, चाहे मैं पेंटिंग बनाऊं, चाहे मैं कविता में कहूँ, चाहे मैं स्कल्पचर बनाऊं, वो आपस में इंटरनली रिलेटेड होते हैं। यानी आप कहना चाहते हैं नहीं कि कर सकते। जैसे आप प्रकृति से प्रभावित है तो आपकी पेंटिंग में भी वो प्रकृति का स्वरूप दिखाई देता है। वो स्वरूप रखता है। बहुत सारी कविताएं भी उसी समय लिखी गई जब पेंटिंग बनी। अच्छा। जब पेंटिंग बनी तो कुछ कविताएं लिखी गई, तो आगे पीछे दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। यानी वही भाव आपने पेंटिंग में भी उतारा और कविताओं के रूप में भी प्रस्तुत किया। अनकॉन्शियसली। कॉन्शियसली अंदर से ही आपको जो अंदर से मुझे लगा लगता वो है कि आपने हाँ, उसमें बिल्कुल उतारा। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये सब कार्यक्रम साथ साथ भगवान की दुआ से चलते रहते हैं। बहुत बढ़िया। और लेखन भी चलता रहता है। मैं एक और छोटी सी कविता सुनाता हूँ कि इस दुनिया में, संसार में हम अनंत विस्तार तक सोच सकते हैं, आनंद ले सकते हैं। और आकाश फैला हुआ है, धरती फैली हुई है, वहाँ बहुत सारी अलग अलग ऐसी चीजें हैं जो मैं आनंदित करती हैं। तो जहां से मैं ताकता, झांकता, फैलता, सिकुड़ता, जहां से मैं झांकता, ताकता, फैलता, सिकुड़ता, एक सतरंगी दुनिया में उतर जाता हूँ। तुम मेरे चरम आनंद की गंगा में धरती के एक टुकड़े पर बैठी, तुम मेरे चरम आनंद की गंगा में धरती के एक टुकड़े पर बैठी, हरी दूब घास के किनारे पर ओस के जल बिंदु से मुझे नहलाती हो, संवारती हो, सजाती हो। क्या बात। सारी कायनात के खूबसूरत लम्हों को सजाकर, सारी कायनात के खूबसूरत लम्हों को सजाकर मेरे लिए स्वर्ग का निर्माण किया है तुमने। क्या बात। तुम झरोखा हो मेरे, तुम झरोखा हो मेरा, तुमसे होकर मैं गुजरता हूँ। क्या बात। तुम झरोखा हो मेरा, मैं तुमसे होकर गुजरता हूँ। चांद तारों से मिलने के लिए देखता हूँ जिंदगी के दरवाजे। क्या। तुम झरोखा हो मेरा, तुमसे होकर मैं गुजरता हूँ। चांद तारों से मिलने के लिए देखता हूँ जिंदगी के दरवाजे। तुम्हारे अंदर खुलते हैं और अनंत में चले जाते हैं। तुम्हारे अंदर खुलते हैं और अनंत में चले जाते हैं। जहाँ से मैं झांकता, ताकता, फैलता, सिकुड़ता, एक सतरंग की दुनिया में उतर जाता हूँ। एक सतरंग की दुनिया में उतर। वाह जी वाह, क्या गहराई है आपकी कविताओं के अंदर, प्रकृति के अंदर बहुत अंदर तक आप गए हुए हैं और वही चीज आपकी उभर गई। मुझे लगता है कि आनंद असीम है, बहुत फैला हुआ है सारे में, भी दूर जा सकते हैं। बिल्कुल। वो आपकी कल्पना पर निर्भर है। आपके ऊपर के कि आप कितना रस ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो इसी के अंदर एक और बात मेरे मन में ये आ रही थी कि जैसे कला के क्षेत्र में परंपरागत विचारों में आप कहाँ तक महत्व देते हैं कि आप परंपरागत जो विचार हैं आप उन्हीं को देते हैं, या आप परंपरावादी हैं, या आधुनिक सोच पर भी आप उस पे महत्व देते हैं, या दोनों के मध्य के रास्ते पे, या दोनों को उतारते हैं आप अपनी कविताओं के अंदर, परंपरागत तरीके से या आधुनिक तरीके से? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं परंपराओं में बहुत विश्वास करता हूँ, क्योंकि हमारे जो बुजुर्गों ने, बड़े बूढ़ों ने हमें रास्ते सुझाए हैं, उनका अनुभव वो हमारे काम आते हैं, हम उनसे आगे बढ़ते हैं। चाहे वो लेखन में हो, चाहे जीवन में हो, चाहे कला में हो, चाहे संस्कृति या म्यूजिक में हो, तो हम उनसे तो अलग नहीं हो सकते। लेकिन आधुनिक युग में जो आधुनिक प्रतीक हैं, मैं उन्हें लेके लिखता हूँ। ठीक है। और कोशिश करता हूँ कि वो ना लिखूं जो औरों ने लिखा है, ठीक, कुछ नया लिखूं, कुछ नया सोचो। तो ये मैं कोशिश में लगा रहता हूँ। तो आज के युग में सारी चीजें बदल गई। पहले मोर पेड़ पे बैठते थे, पक्षी उड़ते थे, आवाज सुनाई पड़ती थी, वृक्ष थे, जगह जगह छाया थी, झूले लोग होते थे, हम लोग घूमने फिरने खेले जाते थे। अब ना तो इतने वृक्ष बचे हैं, ना इतना उठने बैठने की जगह बची है, और ना
तालाब छोटे छोटे होते थे, वो तालाब छोटे छोटे वो खत्म हो गए सब, क्योंकि घर बन गए सब जगह। बिल्कुल तो कंक्रीट के इस जंगल में बहुत सारी चीजें बदल गई बदल हैं। गए, ये बात ठीक जब है। बहुत सारी चीजें बदल गई तो जो दोहे और वो चौपाइया वो सब था, वो सारी चीजें भी अब आजकल के जीवन में थोड़ा सिकुड़ गई हैं। सिकुड़ गई हैं, जो तो चीज देखेंगे वही हमारे बिल्कुल, अभिव्यक्ति में आएगी, तो बिल्कुल। अब जो दिखाई तो देता है आधुनिक थोड़ा सा। आधुनिक युग में जो हमारी फीलिंग्स हैं, जो हम्म। हमारी संवेदनाएं हैं, वही हमारे उसके अंदर, कविता के अंदर उतरनी चाहिए। तो मैं जो लिखता हूँ वो थोड़ा आधुनिक और तुकबंदी वाला नहीं होता। अच्छा मैं तुकबंदी वाला जो जो लिखते हैं, जो मंच पे अक्सर लोग पढ़ते हैं, अच्छा जिसके अंदर एक मात्रा का इसका ध्यान रखते हैं, बिल्कुल कितनी लाइन छोटी होनी, कितनी बड़ी होनी चाहिए अच्छा, बीच में। मैं उस तरह का नहीं लिखता। ठीक है, मैं भाव प्रवण जो मुझे महसूस होता है, जो मेरे अंदर मन में आता है, ठीक। फीलिंग्स आती हैं, उन भावों को आप अनुभूति, प्रस्तुत जो करना चाहते अनुभूति हैं। होती है, मैं उन्हें अपने शब्दों में बांधने की कोशिश करता हूँ, ठीक। जहाँ तक हो सकता है। यानी वो भाव जो है आपके, बिल्कुल। वो थोड़ा सा आधुनिक शैली भी आ जाती है और परंपरागत तरीके से तो आप बिल्कुल। उसके अंदर चलते ही हैं। बिल्कुल। ये तो मैंने आपको भी कविता सुनाई थी कि जहाँ मैं झांकता ताकता फैलता सिकुड़ता हूँ, उसका एक स्टैंजा और बचा है। ठीक है। तन्हाई के कालीन पे चलते चलते दिल के दरवाजे खोलता हूँ तो हवा के झोंके। तन्हाई के कालीन पे चलते चलते दिल के दरवाजे खोलता हूँ तो हवा के झोंके तुम्हारी तरह मुझसे लिपट जाते हैं। तन्हाई के कालीन पे चलते चलते दिल के दरवाजे खोलता हूँ तो हवा के झोंके तुम्हारी तरह मुझसे लिपट जाते हैं। क्या बात है। तुम पारदर्शी पानी की परतों में सीप के मोती की तरह मुझे बुलाती हो। क्या बात है। तुम पारदर्शी पानी की परतों में सीप के मोती की तरह मुझे बुलाती हो, और मैं आसमानी रंग के पानी से होता हुआ तुम्हें छूने की कोशिश में परत दर परत तुम्हें छूने को दौड़ पड़ता हूँ। मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे अंदर खुलता है, जहाँ प्रकृति की छटा में मेरे दिल का दरवाजा तुम्हारे अंदर खुलता है, जहाँ प्रकृति की छटा में, अनुपम सौंदर्य में, विराट सत्य के हजारों रूप में सौंदर्य की परतें खुलती हैं, जहाँ से मैं झांकता ताकता फैलता सिकुड़ता एक सतरंगी दुनिया में उतर जाता हूँ। क्या बात। एक सतरंगी दुनिया में उतर जाता हूँ। बहुत उत्तम, अति उत्तम जी, बहुत अच्छी। तो प्रकृति के प्रति आप अगर प्रेम करते हैं तो प्रकृति आपसे कुछ मांगती नहीं है। बिल्कुल ठीक। प्रकृति आपको देती है। तो आप उसके साथ अगर निश्चल प्रेम करेंगे तो आपको आनंद की अनुभूति होगा, आपका सृजन जो है वो सार गर्भित होगा, उसका सौंदर्य उसके अंदर आप ढाल सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ चाह सामने आती है तो आप फिजिकल अपीयरेंस की तरफ बढ़ जाते हैं। तो फिजिकल चीजों से हमारा जो प्लास्टिक लाइफ है उससे मैं बचता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे मन में बहुत सी संवेदनाएं हैं, बहुत से दुख दर्द हैं, जहाँ आदमी आदमी से जुड़ा रहता है। मैं उनको पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि किसी के हृदय के जो भाव हैं उन्हें मैं महसूस करूं और अपने तरीके से लिखूं। क्या बात है। एक और कविता है छोटी सी। जिंदगी से कयामत तक तेरा इतराना कबूल है। वाह जी। जिंदगी से कयामत तक तेरा इतराना कबूल है, और गुदना तेरे जिस्म का संगमरमर की शिला में उतर आएगा एक दिन। गुदना जो गोदना होता है। जिंदगी से कयामत तक तेरा इतराना कबूल है, गुदना तेरे जिस्म का संगमरमर की शिला में उतर आएगा एक दिन। मेरा वजूद खुशबू बन के तेरे अंदर उतर जाएगा। मेरा वजूद खुशबू बन के तेरे अंदर उतर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद को तुझमें बदलता देखूं। क्या बात है, क्या बात है। तो इतना चाहने लगूंगा कि मैं खुद तुझ में बदल जाऊंगा, कि उतर आएगा एक दिन मेरा वजूद खुशबू बनकर तेरे अंदर उतर जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा जब मैं खुद को तुझ में बदलता देखूं, और खुदा कहता है वो वक्त जल्द आएगा। खुदा कहता है वो वक्त जल्द आएगा, वो मेरा मुकद्दर फिर से लिख रहा है शायद। खुदा कहता है वो वक्त जल्द आएगा, वो मेरा मुकद्दर फिर से लिख रहा है शायद। मुझे यूं ही कबूल कर ले या मेरा इंतजार कर। जिंदगी से कयामत तक तेरा इतराना कबूल है। जिंदगी से कयामत तक तेरा इतराना। वाह जी, बहुत उत्तम, बहुत उत्तम, अति उत्तम। बहुत ही अच्छी संरचना आपने सुनाई, मन प्रसन्न हो गया आपकी ये कविताओं को सुनकर। तो इसी से संबंधित आगे मेरा एक और प्रश्न मेरे मन में आ रहा था कि जब भी आप कोई कलाकृति बनाते हैं या कविता लिखते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति उस समय कैसी होती है? किस प्रकार की मानसिक स्थिति से गुजर रहे होते हैं?
क्या आपके मन में चल रहा होता है जब आप ये सारी संरचनाएं करते हैं? होता ये कि हम प्रकृति में जब डूब जाते हैं, किसी भी चीज में जब हम डूब जाते हैं तो कविता का जन्म होता है। जब तक आप डूबेंगे नहीं तो कला का, कविता का, पेंटिंग का, स्कल्पचर का किसी का जन्म नहीं हो सकता। तो आप, प्रकृति तो अनंत है, उसमें आप जब डूब जाते हैं, जब आप निश्चल भाव से प्रकृति से प्यार करते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं प्रकृति के प्रति, तो आपका क्रिएशन जीवित हो जाता, अंकुर फूटने लगते हैं, जीवित होने लगता है। जब नए अंकुर फूटते हैं तो आप चाहे कविता लिखें, चाहे आप चित्र बनाएं, चाहे आप स्कल्पचर बनाएं, चाहे वो भी कोई भी क्रिएटिव डांस करें, वो चीज़ें उनमें उतरती चली जाती हैं। तो हमारे जीवन के अंदर जो सौंदर्य की भावना को का आनंद लेने की इच्छा रहती है, फिर हम उस आनंद को दूसरों तक भी पहुंचाते हैं कलाकृति के माध्यम से। कलाकृति हमारे आनंद का फिजिकल रूप है। यानी आप कहना चाहते हैं मानसिक स्थिति, क्या आप उस समय पूरा प्रकृति के अंदर ही डूबे हुए होते हैं और आप तभी उसी के अंदर डूबे होते हैं, तो वो सारी भावना जो है आपकी कविता के रूप में बाहर आती है। तभी क्रिएशन हो सकता है, सृजन तभी हो सकता है। जब तक सृजन नहीं हो पाएगा, जब तक आप किसी चीज को समझेंगे नहीं, उसको महसूस नहीं करेंगे, तो आप उसको अभिव्यक्त भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इससे ही संबंधित एक और प्रश्न है, आप सौंदर्य शास्त्र के किन सिद्धांतों पर अपनी कलाकृति को परखना चाहते हैं? देखिए, वैसे तो सौंदर्य जो है वो आंतरिक होता है। हम दूसरों तक पहुंचाने के लिए उसका फिजिकल रूप कलाकृति के माध्यम से बनाते हैं। ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई फर्मा या कोई सांचा कि इसको सौंदर्य कहते हैं, इसको कलाकृति कहते हैं, इसको कविता कहते हैं, इसको आर्ट कहते हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे अंदर बहुत सारे भाव हैं जो जुड़ते बनते बिगड़ते रहते हैं। और फिर एक जब आप जैसे ध्यान करते हैं, कलाकृति में भी ध्यान की मुद्रा में आप जब पहुंच जाते हैं, कविता में आप जब ध्यान की मुद्रा में पहुंच जाते हैं, अच्छा, तो अंदर से बहुत सारी चीजें उपजने लगती हैं, अच्छा, पैदा होने लगती हैं। तो अब ये ध्यान पूजा पाठ नहीं कह रहा हूं मैं, मेरा मतलब है कि आप आंतरिक शक्तियों को जागृत करने के लिए अपने मन को जब एक जगह केंद्रित करते हैं, ठीक, जैसे ब्रश की नोक पे पेंटिंग बनाते वक्त हम अपने आप को केंद्रित करते हैं। ये बात ठीक है। कलम लिखते वक्त पेन की नोक जहाँ कागज को छूती है और चलती है, अक्षर बनते हैं, पूरा दिमाग, आपका मन, तन, धन सब कुछ वहाँ पे कंसंट्रेट हो जाता है, और आपकी आत्मा कहीं विचरण कर रही होती है किसी और जगह पे, तो वो शब्दों के माध्यम से, वो रंग और ब्रश के माध्यम से आपके कैनवास के ऊपर, आपके पेपर के ऊपर उतर जाता है। तो ये सब चीजें हम कोई पैमाना नहीं बना सकते कि सौंदर्य की अनुभूति का ये पैमाना है। सौंदर्य अनंत है और वो नए नए रूपों में रोज दिखाई पड़ता है। जो भी अनुभूति आपको होती है वही आप उनको प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं, सब उसके अंदर जो भी अनुभूति आपकी है वो उसके अंदर आ जाए। बिल्कुल, ठीक है। एक छोटी सी कविता है, बिल्कुल, जो हमारे अंदर चली जाती तभी कविता बनती है या चित्र बनता है। कान से चिपके तेरे लफ्ज अंदर जाते ही नहीं, क्या बात, कान से चिपके तेरे लफ्ज अंदर जाते ही नहीं, कभी पलकों पे कभी होठों पे चूमते रहते हैं शहद सी मीठी जुबां का स्वाद, कभी पलकों पे कभी होठों पर चूमते रहते हैं शहद सी मीठी जुबां का स्वाद, तेरी उंगलियों के कैमरे में कैद, क्या बात, तेरी उंगलियों के कैमरे में कैद, मेरी उंगलियों के कैमरे में कैद, तेरे लम्स के हजारों लम्हे उतर गए हैं मेरे जहन में, तेरे लम्स के हजारों लम्हे लम्स माने टचेस, अच्छा, तेरे लम्स के हजारों लम्हे उतर गए हैं मेरे जहन में, मेरी उंगलियों के कैमरे में कैद, उंगलियों के अंदर सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं, तो मुझे लगता है वो मेरे कैमरे हैं। अच्छा, मैं उंगलियों से जिसे छूता हूँ उसका रूप मेरे अंदर दिखलाई पड़ने लगता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं आप कैमरे का काम करते हैं। बिल्कुल, जैसे देखते हैं टमाटर गोल है, यूं छूते हैं हम टमाटर को मालूम पड़ता है, तो ये कैमरे हमारे महसूस करते हैं, देखते हैं। तो मुझे लगता है कि इन उंगलियों से जब भी मैं तुम्हें स्पर्श करता हूँ तो तुम्हारे अंदर के मनोभाव में पढ़ लेता हूँ। तो शहद सी मीठी जुबां का स्वाद, मेरी उंगलियों के कैमरे में कैद, तेरे लम्स के हजारों लम्हे उतर गए हैं मेरे जहन में,
कस्तूरी की गंध खोजते हिरण की तरह, चैन नहीं लगने देते, लिखते बनाते हजारों चेहरों में। कस्तूरी की गंध खोजते हिरण की तरह, चैन नहीं लगने देते, लिखते बनाते हजारों चेहरों में। तेरे पहलू में ख्वाब बोते हुए यूं ही वक्त चला जाता है, यूं ही वक्त चला जाता है। जिंदगी ऐसी कट जाती है कि हम उन खूबसूरत चीजों में डूबे हुए अपने मन को आनंदित करते रहते हैं। बहुत गहराई है आपकी कविताओं के अंदर, प्रकृति के अंदर आप बहुत अंदर तक उतरे हुए हैं और सारे वही भाव इसके अंदर आते हैं, तो ये स्पष्ट दिखाई देता है कि आप प्रकृति से कितने जुड़े हुए हैं। हाँ, मुझे मेरा सबसे पहला प्यार प्रकृति है, उसके बाद किसी दूसरी चीज के बारे में सोचता हूँ। बिल्कुल ठीक है, वो सब आपकी कविताओं के अंदर दिखाई भी देता है। अच्छा, एक प्रश्न और है कि आप स्त्री व पुरुष दोनों को समाज में किस रूप में स्वीकार करने के पक्ष में हैं? जैसे प्रेरणा के रूप में, प्रतियोगिता के रूप में, अपने बराबर, पूरक या जीवन के लक्ष्य के रूप में? देखिए, स्त्री बहुत रूप में हमसे जुड़ी होती है। माँ के रूप में, बहन के रूप में, दोस्त के रूप में, और अड़ोसी पड़ोसी के रूप में, बहुत सारी जगहों पे कहीं वो प्रेरणा बन जाती है हमारे लिए। ऐसा नहीं कि प्रेरणा अलग से आती हो, इन्हीं चीजों से हम प्रेरणा लेते हैं। कहीं हमारे लिए, मैं बहुत सारी माँ बेटे की तस्वीरें बनाता हूँ, मूर्तियों, मेरी बहुत मूर्तियाँ माँ बेटे की बनती हैं। तो मुझे मेरा वो जो जुड़ाव है वो कॉन्शियस नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं कि मैं सोच के करता हूँ कि ये करूँगा, ये एक ही भाव रखना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, अंदर से कुछ ऐसा होता है कि वो बनने लगता है, चलने लगता है। बहनों के बहुत सारे स्वरूप हमारे अंदर होते हैं। आपकी जो स्त्री दोस्त होती हैं, उनके बहुत सारे होते हैं। आपकी जो प्रेमिका होती है, उनके बहुत सारे रूप होते हैं, बहुत सारे स्पर्शेस होते हैं जिनको आप याद करते हैं। अगर आप फिजिकल चीजों को महत्व देते हैं तो भूल जाएंगे आप। अगर आप आंतरिक अनुभूति करते हैं, उसमें आप उसको बिना किसी स्वार्थ के उसको महसूस करते हैं, तो आप अपने क्रिएशन में उसको ढाल सकते हैं, उतार सकते हैं। यानी कि सारे भाव ही आपके अंदर रहते हैं, मतलब प्रेरणा भी लेते हैं आप उससे, समभाव में भी देखते हैं आप उससे, क्योंकि वो हमसे जुड़ी हुई है। स्त्री हमसे जुड़ी हुई है। बिल्कुल। इसी तरह प्रकृति भी हमसे जुड़ी हुई है। प्रकृति के भी अनेकों रूप हमारे पास हैं, जिनसे हम अलग नहीं हो सकते। घर से बाहर, घर के अंदर से लेके घर से बाहर निकलने तक, नदी, तालाब, समुद्र, पानी, पर्वत, आकाश, प्रकृति के अंदर ही हम रहते हैं, सारा जीवन हमारा प्रकृति में ही कटता ही है। तो स्त्री की तरह प्रकृति की हमसे जुड़ी हुई है। पुरुष एक शक्ति का प्रतीक है। बिना शक्ति के आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, आप खुश भी नहीं हो सकते। तो पुरुष के साथ आप जुड़ते हैं, उनके मन के साथ जुड़ते हैं। कभी आप अपने बेटे के साथ जुड़ते हैं, कभी आप अपने पिताजी के साथ जुड़ते हैं, कभी अपने भाई के साथ जुड़ते हैं। सेंटिमेंटली वो भी आपके साथ जुड़े रहते हैं। और इन्हीं चीजों से जुड़ के हमें संस्कार मिलते हैं। बिल्कुल, इन्हीं चीजों से जुड़ के हम अपने आप को परिष्कृत करते हैं, अपने विचारों को परिष्कृत करते हैं, अपनी सोच को परिष्कृत करते हैं। फिर वो जो विचार है वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और हम अब जब उन संस्कारों को हम लिखना सीख जाते हैं, पढ़ना सीख जाते हैं, उन संस्कारों की तरह हम बिहेव करना सीख जाते हैं, फिर हम अपने आप को, अपने मन को सच्चे रूप में लिखना पढ़ना लगते हैं। तो यहीं से आदमी प्रेरणा लेता है, और मैं भी यहीं से प्रेरणा लेता हूँ। कोई स्त्री, कोई पुरुष, कोई बच्चा, छोटे बच्चों की हंसी, मेरी कविताओं में बहुत सारे छोटे बच्चों की हंसी का वर्णन मिलता है। मुझे भी अच्छे लगते हैं, और मुझे लगता है कि उनसे अच्छा जिंदगी में कोई सुख नहीं होता। जब मैं अपने जन्मदिन पे छोटे बच्चों को बुलाता हूँ हैप्पी बर्थडे मनाने के लिए, मुझे मालूम है बड़े बड़े लोगों के साथ मुझे मनाना चाहिए, लेकिन मैं छोटे बच्चों के साथ बैठा लेता हूँ अपने चारों ओर, और उनके साथ मैं जन्मदिन मनाता हूँ। परमात्मा स्वरूप होते हैं, सुख देते हैं, उनके चेहरे पे जो निश्चल हंसी होती है, और एक मेरे लिए वो एक प्रेरणा है। मैं बताऊंगा, एक जो निश्चल हंसी होती है, उसका जो पहला स्वरूप होता है, फर्स्ट टच, वो आपके लिए सबसे सुंदर होता है। तो छोटे छोटे बच्चों को जब मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं, और पहली बार कोई काम करके अचंभित होते हैं, मुझे वो देखना, उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं कविताओं में, चित्रों में, सब जगह कहीं ना कहीं उनको उतारते हैं। बिल्कुल। तो ये सब हमारी प्रेरणा के स्रोत है। चलिए, आपसे ये बात कर बहुत ही अच्छा लगा। बहुत सारे प्रश्न हमने इसमें आपसे पूछे और आपने उनका उत्तर दिया। इन सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन
चलते चलते एक कविता और सुना देता हूँ आपको। कभी दरवाजे से बाहर निकलो तो आसमान नजर आए, क्या बात है। कभी दरवाजे से बाहर निकलो तो आसमान नजर आए, तुम्हारे अंदर के शहर में रोशनी नजर आए। ये जो पर्दे टांगे हैं खिड़कियों पर, इन्हें हटाकर देखो। क्या बात है। वो जो हम बहुत सारे दिमाग के ऊपर अपने पर्दे डाले रखते हैं, तो ये जो पर्दे टांगे हैं खिड़कियों पर, इन्हें हटाकर देखो। उजाले कोई पकड़ नहीं सकता, कुछ देर इनमें नहाकर देखो। क्या बात है। गर्मियां सर्दियां बरसात मौसम है, गर्मियां सर्दियां बरसात मौसम है, आते जाते रहते हैं। गम की बरसातों में हंसी निकल जाएगी। गर्मियां सर्दियां बरसात मौसम है, आते जाते रहते हैं। गम की बरसातों में हंसी निकल जाएगी। किसी को अपना बनाकर तो देखो। क्या बात। किसी को अपना बनाकर तो देखो। क्या बात। और प्यार इश्क मोहब्बत शरीर है, प्यार इश्क मोहब्बत शरीर है, कभी रूह के करीब जाकर। क्या बात है। और 100 दिए जल जाएंगे जिंदगी में तुम्हारे। प्यार इश्क मोहब्बत शरीर है, कभी रूह के करीब जाकर तो देखो। 100 दिए जल जाएंगे जिंदगी में तुम्हारे, किसी के अंधेरों में एक दिया जलाकर तो देखो। किसी के अंधेरों में एक दिया जलाकर। क्या बात। किसी को अंधेरे। बहुत बढ़िया। आपके विचारों को जानकर बहुत ही अत्यंत प्रसन्नता हुई, और आप भी और लोगों को प्रसन्नता देने के लिए सारी कविताएं लिखते हैं और लोगों को प्रसन्नता मिल भी रही है। हमारा यही आपसे आशा है कि आप इसी प्रकार से इतनी उत्तम संरचनाएं करते रहें और लोगों को प्रसन्न करते रहें। तो अभी के लिए इसको अभी हम यहीं समाप्त करते हैं, और अब प्रयास करेंगे अगले सेशन में फिर आपके साथ बैठा जाए और कुछ और पहलुओं पर नजर डाली जाए। या आपके साथ बात करने से बहुत अच्छा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। तुमसे मिलना भी जरूरी है, बात करना भी जरूरी है जानम। ख्वाब तो ख्वाब हैं, तुम सामने होती हो मगर आंखें बंद रहती हैं। तुम्हारा रूप सौंदर्य देख नहीं सकता। जिस्म हवाओं की तरह उड़ता है, न जमीन दिखाई पड़ती है न आसमां ऊपर। एक नदी बहती रहती है, पानी की धारा में तुम बहती रहती हो। पकड़ता हूं परछाइयों को तो खाली मुट्ठी में हवाएं सरकती हुई नजर आती हैं। सूरज पर लटके परछाइयों के टुकड़े, सूरज पर लटके परछाइयों के टुकड़े, अंधेरी गलियों की बासी खुशबू। खुद से बेहतर तो मैं अब हो नहीं सकता, खुद से बेहतर तो अब मैं हो नहीं सकता। आंख बंद करके भटकता हुआ दुनिया में, अंधेरे में ख्वाब भी खोने लगा है अब तो। आंख बंद करके भटकता हुआ दुनिया में, अंधेरे में ख्वाब भी खोने लगा है अब तो। तुमसे मिलना भी जरूरी है, बात करना भी जरूरी है जानम। बात करना भी जरूरी है जानम।